नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने एक दोष या योग के बारे में बहुत सुना होगा, काल सर्प दोष। बहुत कुंडलियों में आपको मिल जाएगा और इससे लोग डरते भी हैं और उन्हें डराया भी जाता है। क्या वाकई में काल सर्प दोष इतना खतरनाक होता है? क्या काल सर्प दोष वाकई में कोई होता भी है या नहीं? क्या हमारे ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर कुछ कहा है? आज के वीडियो में मैं पूरे काल सर्प दोष के बारे में आपको बताऊंगा। ये कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है, कौन सा प्रकार आपको परेशानी दे सकता है और ये होता भी है या नहीं। तो सर्वप्रथम तो बात कर लेते हैं, काल सर्प दोष होता है या नहीं। देखिए, काल सर्प दोष हमारे वेद पुराणों में ऋषियों ने इसका जिक्र कहीं नहीं किया, लेकिन हाँ, हमारे शास्त्रों में सर्प दोष के बारे में बताया गया है, जिसको आधुनिक ज्योतिषियों ने उसको मॉडिफाई करके या उसका एडवांस वर्जन कह लो, काल सर्प दोष का निर्माण किया या खोज की। यानी कुल मिला के ये पुराणों में सर्प दोष के नाम से था, अब उसको काल सर्प दोष के तरीके से वर्णित किया जाता है। तो यानी कि ये योग होता तो है, ठीक है, और इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। लेकिन इसका प्रभाव आपको पॉजिटिव निगेटिव दोनों टाइप का आपको देखने को मिलेगा। ये नहीं कि ये दोष ही है, ये योग भी है, ठीक है ना। तो यानी कि इसके पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। नेगेटिव ये है कि आपको इसमें जो है संघर्ष करना पड़ता है। अगर ये योग आपके में बन रहा है तो आपके कई काम अटक जाते हैं या देर से होते हैं, या आपको काफ़ी संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। लेकिन ये संघर्ष और अटकना जो है आपको परेशानियाँ तो अवश्य देगा, लेकिन ये आफ्टर ऑल आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है। तो आप इससे घबराइए नहीं। ये संघर्ष देता है, लेकिन आपको कमिटमेंट भी देता है कि आपको वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी, लेकिन थोड़ा संघर्ष आपको बढ़ा देते हैं। और ये कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ ही प्रकार थोड़े से दिक्कत वाले होते हैं, नहीं तो नॉर्मली जो हैं ये अच्छे ही परिणाम देते हैं, क्योंकि ये मेनली राहु और केतु की स्थिति के अनुसार ही ये योग बनता है। और राहु और केतु कई भावों में अच्छे फल भी देते हैं। तो ऐसा है कि अगर वो अच्छे भाव में अपनी अच्छी राशि में, अपनी पसंद की राशि में बैठे हैं, ठीक है ना, तो ये अगर काल सर्प दोष बना भी रहे हैं उस भाव से, तो आपको अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। तो आइए जानते हैं कि काल सर्प दोष बनता कैसे है, कितने प्रकार का होता है और कौन सा प्रकार ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है। सर्वप्रथम तो हम बात करते हैं कि काल सर्प दोष बनता कैसे। तो आप राहु को देखिए, क्योंकि हमारे कुंडली में 12 भाव होते हैं, ठीक है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, तो 12 भाव होते हैं। तो 12 भाव में ही किसी एक भाव में राहु या उसके अपोजिट केतु होगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका राहु कहाँ बैठा है। सपोज आपका राहु यहाँ बैठा है, ठीक है ना, फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो केतु उसके जस्ट अपोजिट यहाँ होगा, ठीक है ना। तो आप राहु केतु को देखिए। फिर बाकी के जो आपके 7 ग्रह हैं, क्योंकि 2 ग्रह तो ये हो गए, बाकी के जो 7 ग्रह हैं, अगर इसके एक साइड में, यानी कि यहाँ 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 यहाँ, यानी कि एक साइड में इस पोर्शन में या इस पोर्शन में हो, यहाँ 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 यहाँ, 7 को नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मध्य का माना जाता है। और ना ही कोई एक ग्रह बाहर आ जाए तो आंशिक काल सर्प दोष कह देते हैं, तो वो भी नहीं लेना है। केवल आपको काल सर्प दोष ही लेना है जिसमें राहु केतु के साथ कोई ग्रह ना हो। राहु केतु के एक साइड में ग्रह हो, या तो इधर के साइड हो
या इधर के साइड हो, तभी आप इसको काल सर्प दोष मानिए, नहीं तो आंशिक काल सर्प दोष या राहु केतु के साथ बैठे हुए कोई मान लेना काल सर्प दोष नहीं है। ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए कि राहु केतु के मध्य में, राहु केतु के साथ ना हो, राहु केतु से कोई भी एक ग्रह बाहर ना हो, तभी काल सर्प दोष बनेगा। तो अगर राहु आपका फर्स्ट हाउस में है तो इसे अनंत नामक काल सर्प दोष कहते हैं। ठीक है ना। अगर सेकंड भाव में राहु है, ठीक है ना, तो उसके अपोजिट में आपका केतु यहाँ होगा। ठीक है ना। तो सेकंड हाउस में अगर राहु है तो कुलिक नामक, यानी कि भाव के हिसाब से जहाँ जहाँ राहु होगा तो उसके अपोजिट में तो केतु होगा, तो केतु को आप ना भी ले, राहु को ध्यान रखिए। ठीक है। राहु जहाँ जहाँ होगा वैसी वैसी उसके नाम बदलते जाएंगे। यानी कि राहु अगर फर्स्ट हाउस में है तो अनंत, सेकंड में है तो कुलिक, तीसरे में है तो वासुकी, चौथे में है तो शंखपाल, पाँच में है पद्म, छः में है महापद्म, सात में है तक्षक, आठ में है कर्कोटक, नौ में है तो शंखचूड़, 10 में है तो घातक, 11 में है राहु तो विषाक्त और 12 में है तो शेषनाग। यानी कि राहु की अलग अलग भाव में स्थिति के हिसाब से उनके नाम भी अलग अलग हो गए हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये राहु केतु के एक साइड में कोई ग्रह हो, तो अगर राहु यहाँ हो तो इधर के साइड हो, इधर 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 या आपके इधर 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 इधर। अब मान लो राहु यहाँ बैठा है और केतु यहाँ बैठा हो, तो यहाँ 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 या यहाँ 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 यहाँ। ठीक है ना। यानी कि जहाँ भी राहु और केतु एक्सिस आ रहा है, ठीक है ना, उसके एक साइड में होना चाहिए, ना राहु केतु के साथ होने चाहिए, ना राहु केतु से कोई ग्रह बाहर होना चाहिए। तो राहु कहीं भी हो, यहाँ बैठा हो तो फिर यहाँ से लीजिए, ठीक है ना, उसके अगले हाउस से लीजिए, और केतु के लास्ट हाउस से सारे ग्रह हों, तभी ये काल सर्प दोष बनेगा। तो ये तो आपको मैंने काल सर्प दोष बनने का तरीका और कितने प्रकार का होता है ये बता दिया। अब कौन कौन सा राहु, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो डिपॉजिटर के आधार पे बहुत फल उसका डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो उसका डिपॉजिटर अगर मित्र हुआ, मानो लगन में बैठा है, मित्र हुआ और मजबूत स्थिति में हुआ, तो ये अच्छे फल देगा। ये वाला राज, ये काल सर्प दोष, ये बुरे फल नहीं देगा। थोड़ी बहुत परेशानी या संघर्ष दे सकता है, लेकिन उसका वो पॉजिटिविटी में ही कन्वर्ट होगा। ठीक है ना, अगर अनंत में बैठा है। लेकिन अगर डिपॉजिटर कमज़ोर हुआ और इसका शत्रु राशि का हुआ, ठीक है ना, तो राहु आपको निगेटिव रिजल्ट देने शुरू कर देगा। ठीक है ना। और उससे संबंधित क्योंकि और ग्रह भी हैं तो वो उसके कंट्रोल में है, तो उसका भी उस पर प्रभाव आएगा। तो आप ये देखिए कि काल सर्प दोष में राहु की स्थिति डिपॉजिटर की क्या है, तो ये भी बहुत मायने रखती है काल सर्प दोष के पूर्ण रिजल्ट के लिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे है तो कुलिक नामक है, तो केतु यहाँ आ जाएगा, तो केतु जो है अष्टम भाव में आकस्मिक धन वगैरह दे देता। तो ठीक है, तो ये काल सर्प दोष में आपको धन आकस्मिक मिल सकता है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया। ठीक है ना। थोड़ा वाणी में दिक्कत कर सकता है, लेकिन वाणी भी आप टिट फॉर टाइट जैसे कुछ ऐसा वाली वाणी होगी आपकी, ऐसी खराब वाणी नहीं होगी। ठीक है ना। तो आप इस तरीके से देखिए कि वो किस भाव में बन रहे हैं और क्या डिपॉजिटर है, उसके आधार पर ही ये फल निर्धारित होंगे। वैसे जनरली 1 नंबर क्योंकि आपका लगन है, 4 नंबर आपका सुख है, ठीक है ना, और 7 नंबर आपका जो है सप्तम भाव विवाह का है, अष्टम भाव कष्टों का है। ठीक है ना। तो जनरली 1, 4, 7, 8 वाले जो हैं ज़्यादा संघर्ष देते हैं, ज़्यादा परेशानी देते हैं, क्योंकि आदमी का शरीर और सुख और ये परिवार, ठीक है ना, और अष्टम भाव दुख का ही है, यहीं बैठ जाएगा तो दिक्कत देगा, या यहाँ भी बैठ गया तब भी आपको दिक्कत देगा। ठीक है ना। यहाँ 6th हाउस में तो अच्छा रिजल्ट देता है राहु, आपको पता ही है। ठीक है ना। कोई भी क्रूर ग्रह जो हैं इसमें वैसे भी राहु जो है 2, 6, 10 में अच्छे, अर्ध त्रिकोण अच्छे देता है। तो आप जो है पहले, चौथे, 7वें, 8वें, अब 12वें में जो है ज़्यादा दिक्कतें महसूस करेंगे, क्योंकि ये आपकी लाइफ का बहुत हिस्सा कवर करते हैं भाव। तो आप इस तरीके से देखिए, पहले आप राहु केतु को देखिए कि उसके एक तरफ सारे ग्रह हैं या नहीं हैं, उसके साथ तो कोई ग्रह नहीं है, ठीक है ना, या उसके अलग तो कोई ग्रह नहीं है। अगर साथ हैं, अलग है तो ना लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद राहु की पोजीशन देखिए, ठीक है ना। राहु जैसे यहाँ होगा तो यहाँ अच्छे रिजल्ट देगा राहु, ठीक है ना।
क्योंकि थर्ड हाउस में अब डिपॉजिटर भी अच्छा हुआ इसका मित्र हुआ, तो ये कालसर्प दोष आपको उन्नति देगा। तो अब राहु की स्थिति भी देखिए, केतु की स्थिति भी देखिए और भाव भी देखिए कि किस भाव में बन रहा है। तो जनरली 1, 4, 7, 8 और 12 में थोड़ी दिक्कतें दे सकता है, लेकिन इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। जैसे और दोष होते हैं और उसमें पॉजिटिविटी भी आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। संघर्ष करें और अच्छा संघर्ष करें तो आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।